जिसमें 15 अगस्त को कांग्रेस कार्यालय पे जब राष्ट्रगान होने के साथ साथ जब वंदे मातरम भी गाया जा रहा था, तो सोनिया गांधी ने उस पर ऐतराज जताया कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम का अपमान किया। तो क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, जब हम बोलते हैं वंदे मातरम, भारत माता की जय, तो हम इस भारत भूमि का वंदन करते हैं जिसको हम मां मानते हैं। और जब भारत की भूमि को मां माना जाता है तो आप समझ सकते हैं कि यह अपमान सोनिया गांधी जी ने जानबूझकर इस घटना को अंजाम दिया है। मैं आपको थोड़ा सा पहले लेकर जाता हूं। कांग्रेस अधिवेशन जो आजादी से पहले यह अधिवेशन हुआ था, उसमें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इस गीत को लिखा और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने वहां उसको स्वर दिया, यानी कि उसको गाया। जब सारे स्टेंजा कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण रूप से गाए गए थे, तो इनको दो करने के पीछे किन लोगों का हाथ था? मुख्य रूप से इतिहास को यदि आप खंगालेंगे तो आपको मिलेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उस समय के पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे, उन दोनों ने मिलकर देश को बांटने का कार्य किया है। एक को भारत की सत्ता चाहिए होती थी और दूसरे को पाकिस्तान चाहिए होता था। उन्होंने चिट्ठी लिखी, माननीय उस समय के जो नेहरू प्रधानमंत्री जी नहीं बने थे तब तक भी उन्होंने चिट्ठी लिखी कि इससे मुसलमान जो वर्ग है वो आहत हो रहा है और इसका आप कुछ करिए। तो उस चिट्ठी के रिप्लाई में उन्होंने जवाब दिया कि हम इसके ऊपर मंथन कर रहे हैं, और मंथन करके उन्होंने उन 5 स्टेंजा में से 2 स्टेंजा रहने दिए और 3 को हटा दिया। तो इसके पीछे कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं एक राजनीतिक लाभ पाने के लिए, कुछ वर्ग को पोषित करने के लिए इन लोगों का मन था। हालांकि वंदे मातरम गीत को हर उस व्यक्ति ने अपनाया, उस बलिदानी व्यक्ति ने अपनाया जिसकी वजह से हमें स्वतंत्रता मिली। उसमें हिंदू धर्म भी था, उसमें हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग भी थे। उसको प्रतीक मानकर एक उनको ऊर्जा मिलती थी और उस गीत का गायन करते थे, जिस गीत को गायन करने से भारत के सभी भारतवासियों ने इसका मान रखकर, जिसको उन्होंने माना है उसके ऊपर कैंची चलाना। और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों के द्वारा यदि इस गीत को पुनः उसी अधिवेशन, कांग्रेस के अधिवेशन के रूप को यदि आप देखें तो वही लाने का प्रयास है। यह भारतीय जनता पार्टी का कोई गीत नहीं है, यह राष्ट्रगीत है। तो राष्ट्रगीत के अपमान करना भारत का अपमान करना है, भारत की माता जिसको हम धरती कहते हैं उसके अपमान करने जैसा है। और ये समझने की आवश्यकता है साथियों, इस प्रकार के प्रकरण आपने, मैं तो साथ में इस बात को भी साथ में जोड़ रहा हूं, क्योंकि यदि कोई कार्य आदमी मन से नहीं करता है तो कई बार हमें ऐसे प्रकरण भी देखने को मिले हैं कि उसी कांग्रेस के कार्यालय पर एक बार ध्वजारोहण का कार्यक्रम, तो ध्वज ही नीचे गिर गया, माना वो एक्सीडेंटली हुआ होगा। लेकिन कोई कार्य व्यवस्थित तरीके से प्लानिंग सुनियोजित कर किया जाए तो वो बेहतर दिखता है। आधे अधूरे मन से कार्य किए हुए इसी प्रकार से दिखते हैं, और आधा अधूरा मन ही है इन लोगों का जो भारत के पक्ष में ये बात नहीं रखते हैं। तो ये राष्ट्र का, हमारी भारत माता का अपमान है। इस प्रकार से वंदे मातरम गीत को लेकर जो इन्होंने प्रकरण किया है बहुत ही दुखद है, अशोभनीय है। अच्छा, अभी जंतर मंतर पे छात्रों का आंदोलन हुआ था जी। उस आंदोलन के बाद लगातार एक सीजीपी जो पार्टी है वो लगातार सक्रिय है, रोज एक नई कहानी लेके आ जा रही है। क्या कुछ कहेंगे उस पर आप? देखिए, इस पूरे प्रकरण को आज के समय में हम आकलन करें, क्योंकि शुरुआत में लगता था एक अमेरिका से एक लड़का चलता है, एक युवा आवाज चलती है, दीप्के चलता है, अभिजीत दीप्के जिसका नाम है, आकर जंतर मंतर पर संविधान की किताब लेकर एयरपोर्ट पर उतरता है और वहां पर ऐसा लगता है कि एक युवा की आवाज बनकर आया है। लेकिन जंतर मंतर पर आकर जो सोशल मीडिया के ऊपर जिसने दुनिया भर के फॉलोअर्स इकट्ठे कर लिए थे, उनकी संख्या लगभग 2000 की रह जाती है। आप पत्रकार बंधुओं की संख्या वहां ज्यादा थी, पुलिस बल की संख्या वहां ज्यादा थी, लेकिन प्रोटेस्ट करने वालों की संख्या वहां कम थी। लेकिन वो पूरा मामला आगे बढ़ा, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जो हमारे जैनजी साथी हैं, हमारे जो विद्यार्थी हैं, उनको संलिप्त कर लिया जाता है और उनके कंधे पर बंदूक रखकर चलाने का प्रयास, ऐसे षड्यंत्र, ऐसी अराजकता वहां दिखाने की कोशिश की जाती है, जिससे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उनको माफ भी किया। उनकी जिस प्रकार की यहां गालियां आप देखने को मिल रही थी, तो मुझे नहीं लगता कि इस छात्र के प्रोटेस्ट में जो लोग थे वो छात्र थे। वो 2000 के आसपास की संख्या एक
हमारे दिल्ली पुलिस ने कॉन्फ्रेंस कर कर दी थी, जिनके ऊपर दुनिया भर के मुकदमे दर्ज थे। तो आप उन लोगों को छात्र कैसे कह सकते हैं जो पहले से ही अनेकों केसों में लिप्त हैं? वहां पर कहीं बिरयानी बांटी जा रही थी, कहीं कुछ प्रकरण हो रहा था, लेकिन साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ने तो नैतिकता के आधार पर शिक्षा मंत्री जी ने इस्तीफा भी दिया, और अपने इस्तीफे में उन्होंने बड़ा स्पष्ट और साफ कहा है कि मैं इस्तीफा इस वजह से दे रहा हूं कि बच्चे अपने संस्थान लौटें और जो अराजक तत्व हैं वो ना पनपें, यानी कि इस देश के अंदर असुरक्षा का भाव ना है, नेपाल जैसी स्थिति ना हो, श्रीलंका जैसी स्थिति ना हो, बंगाल देश जैसी स्थिति ना हो, यानी कि अपने देश के बचाव के पक्ष में उन्होंने यह इस्तीफा दिया है। लेकिन इसी पूरे प्रोटेस्ट को उठाकर, क्योंकि इस प्रकार के प्रकरण, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये पर्चा लीक वाला मामला, निट का पेपर का लीक का मामला, लेकिन साथ ही लेकर इसे झारखंड पे ले जाएं, पंजाब ले जाएं, वहां पर भी विरोध प्रदर्शन है, वहां पर भी भूख हड़ताल पर विद्यार्थी बैठे हैं। लेकिन जो लोग निकलकर इस सीजीपी, जो कांग्रेस जनता दल पार्टी है, इसके साथ में जुड़े थे, प्रोटेस्ट किया था, छात्रों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, आज उनके मुंह पर जिप लग गई है, यानी कि उन्होंने मुंह में दही जमाकर वो बैठ गए हैं। तो वहां पर भी उनको बोलना चाहिए, क्या झारखंड के जो विद्यार्थी हैं वो किसी अन्य देश से आए हुए हैं? वो भी भारत का एक अभिन्न अंग है। तो ये दोहरा पैमाना क्यों है, यह समझने की आवश्यकता इस जेनजी को है, इस युवा साथियों को है, क्योंकि इन्हें किसी भी विद्यार्थी से कोई लेना देना नहीं है। उनका भविष्य सुरक्षित हो या ना हो, केवल ये सत्ता तंत्र में लौटना चाहते हैं। आगामी जो चुनाव आपको दिख रहे हैं, 5 राज्यों में 27 में चुनाव है, उसके बाद में 29 में चुनाव है, और माननीय अखिलेश जी ने तो यहां तक कहा है कि 2027 का चुनाव शायद आखिरी होगा, और इनको दिख रहा है कि जैसे ममता बनर्जी की हार के समय वहां पर जाकर उन्हें सांत्वना देने का इन्होंने कोशिश की है, तो इनको भी लगता है कि कुछ भी करिए, लेकिन अब की बार सत्ता तंत्र में लौटिए। तो कुछ भी करिएगा साथियों, आपको उदाहरण बार बार आपको जंतर मंतर पर मिल रहे हैं, या किसी भी आप लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर जिसको हम संसद कहते हैं, वहां पर राज्यसभा लोकसभा के बाहर बैठकर ये भगवान श्री राम के जो चंदा चोरी का प्रकरण हुआ था, वहां पर किस प्रकार का वो तंत्र करते हैं, वो नोटंकी करने का प्रयास करते हैं। और जिस सांसद ने बैठकर वहां पर ये प्रकरण किया था, पप्पू यादव, आप उनको बेहतर तरीके से जानते हैं, उनके हाथ में भगवान राम का चित्र भी था, और दूसरी तरफ जो अयोध्या के सांसद हैं उनके पैर छू रहे थे। तो वो चित्र भी है, और पैर किसके छुए जा रहे हैं? तो ये भगवान राम का अपमान है, नहीं तो क्या है? तो ये ना सनातन को मानने वाले हैं, ना राम जी को मानने वाले हैं, ये केवल अपने उस सिंहासन को देख रहे हैं जिससे ये वंचित हो रहे हैं। अच्छा, गाजियाबाद नगर निगम में हाउस टैक्स की वृद्धि का मुद्दा जो है वो खत्म नहीं हो रहा है, लगातार व्यापारी इस पर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आप पार्षद हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? हाँ, देखिए, ये बहुत संवेदनशील मामला है, और इस पर हमारे नगर निगम की जो महापौर हैं उन्होंने भी, और हमारे जो विधायक गण हैं, सांसद जी, सभी ने मिलकर एक प्रयास पूर्व में भी किया था, जिससे इसकी दर कुछ घटकर सभी के लिए आई थी। लेकिन फिर भी व्यापारी साथियों का जो मानना है, ये वो दर उस स्तर से नहीं घटी है जिससे वो चाह रहे थे। इसी वजह से नगर निगम के द्वारा जो समय सीमा दी गई थी, जो छूट वाली तारीख दी गई थी, वो 15 अगस्त थी, उसको बढ़ाया गया है, और उसके बढ़ाने के पीछे दोबारा से मंथन, इस पर पुनः विचार शासन प्रशासन मिलकर, और जो आवश्यकता पड़ेगी तो राज्य सरकार से ही, वहां से ही ये संस्तुति होगी। और मैं ऐसा मानता हूं कि इसमें व्यापारी भाइयों के लिए एक बेहतर छूट के साथ में टैक्स की जो कैलकुलेशन है वो होकर आएगी, और उसमें किसी को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि 27 बिल्कुल नजदीक है, सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी कर दिया है, तो भाजपा की क्या तैयारी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी चुनाव के समय में नहीं होती है। आप जानते हैं कि जिस प्रकार के आयाम पूरे 12 महीने 24 घंटे 365 दिन हम किस प्रकार से कार्य करते हैं, और आप लोग कवरेज भी करते हैं। आप कहीं पर भी देखिए, महापुरुषों के सम्मान के लिए उनकी पुण्यतिथियां, उनके जन्म दिवस, और या अभी का जो हाल ही का आपने देखा 15 अगस्त से पहले, इस ध्वज को, यानी कि तिरंगे को कहां स्थान दिया जाता था? केवल किसी सरकारी संस्थानों में इसको फहराने की अनुमति थी। माननीय मोदी जी के द्वारा इस तिरंगे का मान सम्मान हर व्यक्ति करना जानता है, तो घर घर तिरंगा अभियान मोदी जी के नेतृत्व में चला, और 13 से 17 तारीख तक यह लगातार चल रहा है। तिरंगा यात्रा आपको दिख रही है, यानी कि कोई घर ऐसी बालकनी नहीं है जहां पर तिरंगे को
ना स्थान दिया गया। हालांकि चुनाव की विषय में आप बात कर रहे हैं, तो चुनाव, साथियों, चुनाव आप ये देखिए भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां और पिछला लगातार 22 राज्यों में लगातार जिस प्रकार से जीतकर, जहां पर हम को लगता था हम कभी नहीं आएंगे, ममता बहन बंगाल की मैं बात कर रहा हूं, जिसका 15 साल तक कुशासन रहा, वहां पर किस प्रकार से एक सुशासन की व्यवस्था हुई है। और वह प्रदेश जिसको कभी ये सोचते थे कि इसको काटकर अलग प्रदेश बना दिया जाएगा, वहां पर फेंसिंग, वहां बाउंड्री भी हुई है, जिससे अपने देश को सुरक्षित किया जा रहा है। और जहां पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुविधाएं जनता को निरंतर मिल रही हैं और उनमें लगातार वृद्धि हो रही है, और विकास के जो मॉडल हैं वो दिन प्रतिदिन तैयार हो रहे हैं। मैं बात उत्तर प्रदेश की कर रहा हूं, गाजियाबाद में बैठा हूं, तो जापान और यूपी सरकार ने, यानी माननीय योगी जी ने मिलकर अभी एक अनुबंध किया है, एक एमओयू साइन हुआ है, तकरीबन 1.5 लाख करोड़ का वो एमओयू मैं अभी देख रहा था नेट के ऊपर, तो लगभग वो सिग्नेचर होकर आया है। तो इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में हर जिले में एक उत्पाद होगा, ये माननीय मोदी जी ने कहा है। और जो विदेशी, जो पहले, मैं विदेशी लोगों को यदि 1 मिनट के लिए हम साइड रखें, फिलहाल देश के लोग ही उत्तर प्रदेश से छोड़कर अन्य राज्यों में, जहां पर सुरक्षित व्यापार हो, जहां पर माफियावाद ना हो, ये यानी कि यूपी को छोड़कर जाते थे। इसको बीमारू प्रदेश की परिभाषा दी जाती थी, लेकिन आज यह वही उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश होकर आपके सामने आ रहा है, और विकास के नाम पर जापान के लोग भी यहां इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप ये मान सकते हैं कि इस चुनाव से, आज 27 में जो चुनाव होगा, उससे आने वाले समय में जो बचे हुए राज्य हैं, मैं तो ये कहूंगा कि जितने भी हमारे राज्य बचे हैं जहां पर हम नहीं है, वहां पर हम आने वाले हैं। और इस पूरे देश के अंदर भगवा जो हमारा ध्वज है वो आसमानी होने वाला है। और ये जो जीत है ये लगातार रहेंगी, ये कोई, क्योंकि आप देखिए 3.0 से माननीय मोदी जी आगे चल रहे हैं, 2.0 से योगी जी आगे चल रहे हैं। तो यानी कि रिपीटेशन कहां होता है? रिपीटेशन वहां होता है जहां जनता संतुष्ट होती है, और हम संतुष्ट हैं और पूरी प्रदेश संतुष्ट है, सभी को अन्न मिल रहा है, सभी को सुरक्षा है। तो कोई संशय ही नहीं है कि हम चुनावी मोड़ के लिए तैयार हैं। हम मैनिफेस्टो की जब बात कांग्रेस किया करती थी, समाजवादी किया करती थी, बड़े बड़े लुभावने वादे मंचों से हो जाते थे, लेकिन धरातल पर जिन्होंने उसको उतारा है वह केंद्र सरकार है, भाजपा की सरकार है, योगी जी की सरकार है। तो इसमें कहीं भी संशय नहीं है कि 2027 में हमारा रिपीटेशन तीसरी बार, यानी कि हम हैट्रिक लगाने वाले हैं।